नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चर्चा किसकी ज्यादा हो, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की या कांग्रेस में टूट फूट की? आज के दौर में दल बदल एक प्रतिष्ठित राजनीतिक कर्म हो चुका है। इसके लिए आप ईश्वर और जनता से किया गया वादा तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाइए, तब भी आपका ओहदा इतना बढ़ सकता है कि दल बदल के 3-4 दिनों के भीतर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 8 दल बदलुओं के साथ दिल्ली आते हैं। दोपहर तक यही चर्चा होती है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होने वाली है या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। गोवा में कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी है कि अगर एक पार्टी के रूप में कांग्रेस ही नहीं बचेगी तो वह भारत जोड़ने की राजनीतिक एजेंसी बनने की दावेदारी कैसे कर पाएगी। गोवा के विधायकों का दिल्ली आना बता रहा है कि दल बदल की इस घटना को पार्टी का नेतृत्व कितनी अहमियत देता है। कांग्रेस भले ही इस दल बदल को खारिज कर आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो, लेकिन बीजेपी आगे आकर बता रही है कि उसके लिए यह दल बदल केवल कांग्रेस से बीजेपी में आने की घटना नहीं है। पार्टी का नेतृत्व दल बदलुओं से दूरी नहीं बनाता है। आप भले पूछ सकते हैं कि जिस कांग्रेस को वह भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी बताती रहती है, उसी कांग्रेस से दर्जनों नेता बीजेपी में क्यों लाए जाते हैं? क्या इनकी ईमानदारी के प्रति बीजेपी इतनी आश्वस्त है? इनकी राजनीति हमेशा ही राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रही होगी और पवित्र रही होगी। कांग्रेस तो यही आरोप लगाती है कि धन के लोभ में और जांच एजेंसियों के डर से इन्हें बीजेपी में ले जाया गया है। दल बदल का जो इतिहास रहा है उसमें यह सवाल या संदेह एकदम से निराधार नहीं कहा जा सकता। बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस से अपना घर नहीं संभलता, देश क्या संभालेगी। लेकिन क्या सब कुछ इतना मासूम तरीके से हो रहा है कि कांग्रेस अपने आप टूटती जा रही है? बीजेपी का काम केवल कांग्रेस से आए नेताओं को समेटना रह गया है। सवाल कांग्रेस पर भी है कि वो टूट क्यों नहीं रोक पाती। कई नेताओं के संबंध में मीडिया में कई दिनों से चर्चाएं चलने लगती हैं, मगर कांग्रेस उनके खिलाफ अपनी तरफ से कार्रवाई करने या निकाल देने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इस दौरान बीजेपी में जाने वाले नेता या कथित तौर पर बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने वाले नेता कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिखने लग जाते हैं, सवाल उठाते हैं और मीडिया में इंटरव्यू देने लग जाते हैं। जाने से पहले उनके इन सवालों से लगता है कि वे लोकतंत्र को आखिरी बार जमकर जी लेना चाहते हैं। क्या पता जिस पार्टी में जा रहे हैं वहां पत्र लिखने की बात तो दूर, कानाफूसी की भी अनुमति ना मिले। इस दल बदल का भी कोई जवाब नहीं। 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब लोक कांग्रेस के कई नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ये सभी नेता कुछ महीने पहले तक कांग्रेस संस्कृति में रचे बसे हुए थे, जिनके कारण बीजेपी के हिसाब से 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। यही नहीं, जिस बीजेपी में 75 साल के होने पर टिकट कट जाता है, मंत्री पद चला जाता है, उसमें 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्वागत हुआ है। भले याद ना रहा हो, मगर बीजेपी ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए ही होंगे। कैप्टन मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या बीजेपी के भीतर किसी और तारा मंडल का हिस्सा बनेंगे? वैसे बहुत दिनों से मार्गदर्शक मंडल का ना तो विस्तार हुआ है, ना इसकी किसी बैठक की खबर आई है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने जब इस्तीफा दिया था तब कहा था कि वे 75 साल की होने वाली है, लेकिन 80 साल की उम्र में हाल तक कांग्रेसी रहे कैप्टन बीजेपी में नई पारी की शुरुआत करने आ रहे हैं। ठीक है कि कैप्टन चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या वे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ मार्गदर्शक मंडल में शामिल किए जाएंगे? बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ रही है। यहां कैप्टन अपने परिवार के साथ बीजेपी में आए हैं। 3 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में एक बयान दिया कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री को अपना नहीं समझती है, वे एक आजाद सिपाही की तरह अकेले चले जा रहे हैं। इस बात पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसी दिन जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी, आपसे ऐसा किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। क्या कांग्रेस के आला कमान ने आपसे मेरे बारे में शिकायत की है? मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस तरह के फालतू बयानों से आप मेरे और मेरी पार्टी के बीच दरारें पैदा नहीं कर सकते हैं। चुनाव आया तो अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस बना ली, बीजेपी से गठबंधन कर लिया, अब कुछ नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। We have seen the Congress for so many years
and now it is time to go to a party that is looking after the interests of the country, and that is the BJP. कैप्टन साहब और आपके पूरे टीम को भारतीय जनता पार्टी में विलय होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद। इस देश में दल बदल का अतीत रहा है, लेकिन इस समय जो दल बदल हो रहा है उसे केवल अतीत के चश्मे से नहीं देख सकते। इस समय दल बदल के जरिए वह सब हो रहा है जो अतीत में शायद नहीं हुआ। आप दावे से नहीं कह सकते कि अब विचारधारा परिवर्तन की घटनाएं हैं। कांग्रेस के भीतर इतने सारे नेता इतने दिनों से किसी महान नेता के पीछे चलने के लिए तड़प रहे थे, यह तब पता चलता है जब ये बीजेपी में जाते हैं। बीजेपी के भीतर जल्दी ही कांग्रेस से आए नेताओं के बैच बनने वाले हैं। जैसे आईएएस अफसरों की पहचान 90 के बैच से होती है, 95 बैच से होती है। राहुल गांधी की इतनी हैसियत तो है कि उनसे बगावत कर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, असम में कई नेता मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बन गए। गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा देने वाले बीजेपी सांसद केपी यादव कभी मंत्री नहीं बन सके, मगर उनसे हारने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए, राज्यसभा सदस्य बने और अब केंद्रीय मंत्री हैं। गुजरात कांग्रेस के विधायक जवाहर चावड़ा ने विधायकी से इस्तीफा दिया। 24 घंटे के भीतर रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। उसी तरह कुंवर सिंह बावलिया कांग्रेस छोड़कर रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। इस सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं कि वे किस हद तक विपक्षी दलों के नेताओं के संपर्क में रहते हैं, अपने दल के साथ साथ विपक्षी दलों के भीतर कितनी मेहनत करते हैं, या अपने दल से ज्यादा केवल विपक्षी दलों के भीतर मेहनत करते हैं ताकि आसपास कोई विकल्प ही ना उभरे। राजनीति का यह खेल जन समर्थन के दम पर नहीं खेला जा रहा है, इसकी एजेंसियां दूसरी होती हैं। बिहार में भी याद कीजिए, चिराग पासवान की अपनी पार्टी है, मगर उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया था। यह बयान गुजरात में 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे अश्विन कोटवाल का है। इस साल कोटवाल कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। कोटवाल ने कहा वे शुरू से ही मोदी भक्त रहे हैं, भले ही वे 3 बार से कांग्रेस के टिकट पर चुने जाते रहे, मगर दिल में मोदी जी ही रहे। बताइए, 2017 के चुनाव के बाद 4 साल तक कांग्रेस की एक ही खबर आती रही गुजरात में कि पार्टी टूट रही है। एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे कांग्रेस की संख्या 77 से घटकर 64 हो गई है। एक समय उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कई चेहरे कांग्रेस के लगते थे। आज भी धामी सरकार में 3 मंत्री कांग्रेस से आए हुए हैं। उम्मीद है आपको ऐसा कोई वक्त देखने को ना मिले जब इनमें से कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आएगा और मौजूदा नेतृत्व के बारे में उसी तरह से बयान देगा जिस तरह से हिमांता बिस्वा शर्मा इन दिनों राहुल गांधी के बारे में बयान देते हैं। दल बदल करने वाले नेताओं के साथ ऐसे सवालों की संभावना तो रहती ही है। यह समस्या केवल राहुल और कांग्रेस की नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी भी अपने पुराने विश्वसनीय सहयोगी आरसीपी सिंह को लेकर जूझती रही कि वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन जदयू ने उन्हें निकाल दिया। कांग्रेस की तरह उन्हें लंबे समय तक ढोने का प्रयास नहीं किया। दल बदल बीजेपी के लिए एक गंभीर राजनीतिक कार्य है। भले आपको खबर ना हो कि सुदूर दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में जनता दल यूनाइटेड नाम की कोई पार्टी भी है, लेकिन अचानक प्रेस रिलीज आती है कि दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश इकाई अध्यक्ष समेत सभी सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दल बदल की इस घटना को भी हाई प्रोफाइल बनाया गया। पंचायत स्तर के नेता जब बीजेपी में लाए जाते हैं तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कराई जाती है ताकि पटना में नीतीश कुमार को संदेश जाए कि उनकी पार्टी के नाम का कहीं भी बैनर दिख जाएगा तो उसे भी बीजेपी में मिला लिया जाएगा। यह भी अजीब है कि जदयू ने बीजेपी को सरकार से बाहर कर दिया बिहार में, लेकिन पार्टी का विलय हो रहा है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, दमन और दीव में। क्या इसके बाद बिहार का नंबर आने वाला है? हमें यह समझ नहीं आया कि जब देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की अविरल धारा बह रही है तो बीजेपी में जाने वाले जदयू के नेता पहले ही क्यों नहीं चले गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जदयू मुक्त हो गए हैं। सुशील मोदी ने तो ट्वीट किया है कि बहुत जल्द लालू जी बिहार को भी जदयू मुक्त कर देंगे। तो क्या बीजेपी बिहार में जदयू का विलय नहीं करेगी?
जब अरुणाचल में कर रही है तो बिहार में भी कर ले। दल बदल की इस राजनीति का एक मकसद है, जनता में साबित करते रहना कि विपक्ष कमजोर हो चुका है, उसमें नेतृत्व नहीं बचा है, ताकि विकल्प केवल एक ही दिखाई देता रहे। यह काम केवल गोदी मीडिया के झुंड से नहीं हुआ है, बल्कि कई स्तरों पर किया गया है। विपक्ष के आर्थिक तंत्र पर भी जिस तरह से हमला किया गया है, उसकी चर्चा नहीं होती है। इलेक्टोरल फंड के कारण आप नहीं जानते कि एक दल को हजारों करोड़ रुपए का चंदा कौन दे रहा है, जबकि जांच एजेंसियां विपक्ष के पीछे ही लगी रहती हैं। जिला से लेकर कस्बा के स्तर पर आर्थिक हैसियत रखने वाले किसी भी विपक्षी दल के छोटे से बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता की क्या हालत है, आप उनसे पता कर सकते हैं। अपनी पार्टी में होते हुए अपनी पार्टी के लिए नहीं बोल सकते, ना चंदा दे सकते हैं, इस डर से कि छापा पड़ जाएगा। यह जब जानेंगे तब पता चलेगा कि भारत की राजनीति में सामाजिक समीकरण नहीं बदले हैं, बल्कि आर्थिक ताकतों से लैस मानव संसाधन को बदल दिया गया है, डरा दिया गया है। इसका जिक्र आपको किसी लेख में नहीं मिलेगा, मगर खबरों में इसका जिक्र दिख जाएगा कि विपक्ष के नेताओं के घर या दुकानों पर बुलडोजर चला दिए गए हैं, छापा पड़ा है। ऐसी खबरों को जरा आप भी सर्च कीजिए। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का यह वीडियो बार बार ट्वीट किया है, जिसमें वे पैदल चलते हुए अचानक अपने बाजुओं को पीछे ले जाते हैं और सीने को आगे कर देते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल किसी जकड़ से खुद को आजाद कर रहे हैं। यह भी लगता है कि किसी जकड़ में छटपटा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो हर दिन कार्यकर्ताओं और नेताओं से खाली होती जा रही है, वह एक पार्टी के रूप में बीजेपी को चुनौती देने लायक बची रहेगी या नहीं, यह सवाल आगे पीछे आता जाता रहता है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी भले ही महंगाई से लेकर बेरोजगारी और मीडिया तंत्र के जरिए जनता की आवाज को दबा देने के सवालों को उठाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन क्या उनकी पार्टी का तंत्र उनकी तरह उस तरह से लगा हुआ है कि यात्रा जनता के बीच पहुंच जाए? म्यूजिक के इस्तेमाल से यात्रा की तस्वीरों को प्रभावशाली तो बनाया जा सकता है, लेकिन हर दिन कांग्रेस को तोड़कर नरेंद्र मोदी जो चुनौती कांग्रेस को दे रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। 16 जुलाई 2021 को राहुल गांधी ने कहा था कि जिन्हें आरएसएस से डर लगता है वो आरएसएस में चले जाएं, जो बाहर हैं और आरएसएस से नहीं डरते हैं उन्हें कांग्रेस में लाया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। लेकिन राहुल गांधी ने किस नेता को आरएसएस से संबंध होने के नाम पर कांग्रेस से निकाला है या कार्रवाई की है? यह भी तो आरोप लगता है कि कांग्रेस के तंत्र को पता ही नहीं लगता कि उनकी पार्टी में कौन दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहा है, जा रहा है या जाने वाला है या जा चुका है। यह किताब कांग्रेस के काम आ सकती है। हाउ डेमोक्रेसी डाई, स्टीवन लेविस्की और डेनियल जिवलाट की किताब है। इस किताब में एक प्रसंग है कि निरंकुश और सर्वसत्तावादी ताकतों को कैसे रोका जाए। इसमें स्वीडन की एक पार्टी का उदाहरण दिया गया है। 1930 के दशक में स्वीडिश कंजर्वेटिव पार्टी एवीएफ के युवा संगठन में उग्रपंथी और फांसीवादी विचारधारा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा था। इसके नेता खुलेआम हिटलर का समर्थन करने लगे और उसकी पार्टी की तरह का पोशाक पहनने लगे। 1933 में स्वीडिश कंजर्वेटिव पार्टी ने युवाओं की इस शाखा को ही पार्टी से निकाल दिया। 2-4 नेताओं को नहीं, बल्कि 25,000 सदस्यों को पार्टी से निकाल दिया। 1934 में एवीएफ को निकाय चुनावों में नुकसान भी हुआ, लेकिन इस कदम से स्वीडिश कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने नेताओं को साफ संदेश दे दिया कि उग्र और लोकतंत्र विरोधी विचारधारा वाले किसी नेता की इस पार्टी में जगह नहीं है। एक साथ 25,000 कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी से निकाल देने की इस घटना के बारे में और विस्तृत जानकारी नहीं है, होनी चाहिए। पिछले 8 वर्षों में कितने ही दलों के नेता बीजेपी में गए हैं। इस समस्या के सामने राहुल गांधी ही नहीं, दूसरे नेता भी लाचार नजर आते हैं। तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन से लेकर
उद्धव ठाकरे तक कोई साहस नहीं दिखा सका, ना इसकी बाढ़ को रोक सका। अपनी पार्टी को टूटने से रोकने में ये नेता कई बार असफल रहे। विपक्ष की हर सरकार के ऊपर तलवार लटक रही है कि कभी भी जा सकती है। 7 सितंबर से राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। क्या बीजेपी ये चुनौती दे रही है कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनकी पार्टी ही खाली कर दी जाएगी? कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को भी पदयात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। क्या कांग्रेस का यह मार्च धीरे धीरे विपक्षी एकता का भी मार्च होता जाएगा? उमा शंकर सिंह की आगे की रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 दिनों में करीब 225 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा 19 सितंबर को जब केरल के अलापुझा से गुजरी तो भीड़ कुछ इस तरह की रही। कांग्रेस काफी उत्साहित है। उसका दावा है कि कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जन समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। कन्याकुमारी से जो कारवा कश्मीर के और बढ़ा था, उसमें 119 भारत यात्री थे। वो कारवा आज केरल के अल्फाजा आते आते सुनामी बन चुका है और रोज सड़कों पर दोनों तरफ लाखों लोग राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उमड़ते हैं। ये यात्रा हर दिन 2 पालियों में चलती है और चलते चलते राहुल गांधी लोगों से बात भी करते हैं, बुजुर्ग और बच्चों से मिलते हैं, किसी को गले से लगाते हैं तो झुककर किसी की चप्पल ठीक करते हैं। इन सब के फोटो और वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया जाता है। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी की संवेदनशीलता और आत्मीयता को दिखाने के लिए। और राहुल गांधी के कंधा उचकाने के इस वीडियो को तो कांग्रेसियों ने खूब वायरल किया। हालांकि जब से ये यात्रा शुरू हुई है, बीजेपी ने इसको निशाना बनाना भी शुरू किया है। यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे कंटेनर्स को विलासितापूर्ण बताया गया। राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत पर सवाल उठाया गया। कर्नाटक बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने अभद्र टिप्पणी के साथ एक तस्वीर ट्वीट की, जिसे बाद में डिलीट करना पड़ा। बीजेपी की तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि राहुल यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से बात नहीं कर रहे। सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने हर आरोप का सिलसिलेवार ढंग से जवाब देने की कोशिश की। झूठ शिरोमणि महिला ने बोला कि श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद नहीं लिया। जब देश के लोगों ने झूठ शिरोमणि श्रीमती स्मृति ईरानी जी को राहुल गांधी जी का वीडियो बताया, पर झूठ शिरोमणि महिला ने देश से माफी नहीं मांगी अपने असत्य कथनों के लिए। उसके बाद झूठ शिरोमणि बालक, जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का प्रमुख है, उसने कहा राहुल गांधी जी वहां पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस नहीं करते हैं, प्रेस की मीटिंग्स, प्रेस ब्रीफिंग्स नहीं लेते हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं, झूठ शिरोमणि बालक को, कि 1 घंटा निकाल के भारत जोड़ो यात्रा का भाग बने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और उससे उसको आत्मिक शांति भी मिलेगी, आत्मिक ज्ञान भी होगा, और उसको पता लगेगा कि उसके मन में कितनी निर्लजता और घटियापन है। राहुल गांधी पदयात्रा के बीच बीच में ठहरते हैं। रविवार को ठहरे तो मछुआरों की समस्या सुनी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी भाषण देते नजर नहीं आए हैं। जोर लोगों की बात सुनने पर है। कांग्रेस के हाथ में अभी सत्ता नहीं है, सो लोगों की उठाई किसी समस्या का समाधान भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसे 2024 की तैयारी के तौर पर ले रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच में ही गोवा में 8 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने की खबर आई। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने तंज किया कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस जोड़ लें। राहुल गांधी और उनके साथियों को 150 दिनों तक चलना है। 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी है। इस बीच कांग्रेस में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को भी पूरा होना है। राहुल पार्टी को नेतृत्व देने को अब तक तैयार नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व में ये यात्रा कांग्रेस को कहां तक ले जाती है, इसका किसी को पता नहीं। जैसा कि कांग्रेस के ही एक नेता ने बताया, अंदरूनी खींचतान से जूझ रही कांग्रेस के ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ तो पड़ गया है, छोटे थपेड़े को बड़ी लहर बनने का इंतजार है। दिल्ली में उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
भारत में दलबदल की इन घटनाओं पर ठीक से बहस नहीं हो रही है। सवाल कांग्रेस के टूटने का नहीं है, सवाल है कि क्या हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक ताकतवर पार्टी दूसरे दलों को थोक में भी तोड़ रही है और खुदरा खुदरा भी तोड़ते जा रही है। गोवा में कांग्रेस थोक में तोड़ दी जाती है, गुजरात में धीरे धीरे तोड़ी जाती है। क्या हम समझ पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत के लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? हमें केवल भारत के भीतर ही नहीं, बाहर भी देखना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक नागरिक को इस बात की जिज्ञासा होनी चाहिए कि दुनिया में कैसे अलग अलग तरीकों से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई। इसके सदस्य देशों में चीन और रूस के लोकतांत्रिक होने को लेकर लगातार सवाल होते रहते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति के पद पर बना दिए गए हैं, बिठा दिए गए हैं। संविधान में बदलाव के जरिए पुतिन 2036 तक इस पद पर रहेंगे। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा होता है? यह उदाहरण इसलिए दिया गया कि हम समझ सकें कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन 2010 से इस पद पर हैं। वहां के एक नेता बेलिंद माग्यार ने किताब लिखी है जिसका नाम है 25 साइड्स ऑफ ए पोस्ट कम्युनिस्ट माफिया स्टेट। वे हंगरी की तुलना माफिया स्टेट से करते हुए कहते हैं कि सब कुछ पर्दे के पीछे से होता है। एक व्यक्ति के हिसाब से सारा कानून काम करता है। चुनाव के तंत्र पर इस तरह का कब्जा हो चुका है कि विपक्ष के नेता और पत्रकारों को जेल में डालने की जरूरत नहीं रही। चुनाव होते हैं मगर नतीजा एक ही आता है। दुनिया में लोकतंत्र सिमट रहा है। रूस और चीन में विपक्ष के नाम पर खानापूर्ति रह गई है। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? इसका जवाब आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। इस समय जो हो रहा है, एक स्तर पर या दो दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का खेल लग सकता है कि कांग्रेस के कई नेताओं के नेता भी मोदी हैं, मगर थोड़ी गहराई से देखेंगे तो खेल में जनता को नेता विहीन किया जा रहा है। इस समय आपको बिना विपक्ष के रहने की आदत डाली जा रही है। एक समय आने वाला है जब आप विपक्ष बनने के लिए ही तड़प रहे होंगे और विपक्ष नहीं बन पाएंगे। इसे लिखकर पर्स में रख लीजिए। कुछ कहना होगा तो समझ नहीं पाएंगे कि किससे कहें। इसका एक उदाहरण आपको मणिपुर से दे सकता हूं। हमारे सहयोगी रतनदीप ने बताया कि इस आदेश के बाद मणिपुर पर किताब छापने से पहले सरकार की समिति से मंजूरी लेनी होगी। मणिपुर के इतिहास, उसकी संस्कृति, परंपरा, भूगोल को लेकर कोई भी किताब तभी छपेगी जब सरकार की समिति मंजूरी देगी। 15 सितंबर को यह आदेश जारी हुआ। इस समिति में राज्य के शिक्षा मंत्री के अलावा वाइस चांसलर, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। इनके पास किताब की पांडुलिपि जमा करानी होगी। जब ये लोग पढ़कर मंजूरी देंगे तब किताब छपेगी। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है कि ये जो ऑर्डर मणिपुर सरकार ने निकाला है, इसके पीछे एक बैकड्रॉप है। और ये बैकड्रॉप ये है कि कुछ महीने पहले एक पीएचडी थीसिस के ऊपर एक किताब निकाली गई थी मणिपुर की हिस्ट्री के ऊपर। ये किताब लिखने वाले थे सुशील कुमार शर्मा, जो कि एक ब्रिगेडियर हैं, जो कि सीआरपीएफ में बहुत साल डेपुटेशन में वो काम कर रहे थे। और इसके बाद उन्होंने ये किताब अपने पीएचडी थीसिस के हिसाब में निकाली थी। और इसमें ये आरोप लगाया गया है कि इस किताब के ऊपर यह आरोप है कि इस किताब में ऐसा लिखा गया है कि मणिपुर, जो कि भारत में शामिल होने के पहले एक प्रिंसली स्टेट था, जब भारत के साथ मर्जर हुआ तब मणिपुर का जो इलाका था, जो एरिया था, जो पॉलिटिकल बाउंड्री थी, वो सिर्फ 700 स्क्वायर माइल्स की थी वैली एरिया में। और इसके मुताबिक, इस किताब के मुताबिक ये इम्प्लाई करता है ये इंफॉर्मेशन कि मणिपुर के हिल एरियाज़ को मणिपुर का पार्ट नहीं माना गया है। तो इसके चलते जब ये किताब निकली तो जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, ज़्यादातर जो कि हिल एरियाज़ के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस किताब को अपोज किया, क्योंकि उनका ये दावा था कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी यही इम्प्लाई करता है कि जो हिल एरियाज़ हैं, जहाँ पे कि जो ट्राइबल समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं मणिपुर में, नागा और कुकी समुदाय और बाकी समुदाय के लोग, ये कभी मणिपुर के पार्ट नहीं थे, ऐसा ये किताब इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही है, जो कि मणिपुर का हिस्ट्री को
एक गलत रूप से एक प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसा दावा किया था सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने, और उन्होंने राज्य सरकार को ये दावा किया था कि इस किताब को बैन किया जाए। मगर अब इसके चलते राज्य सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि मणिपुर की हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन को लेके कोई भी किताब लिखेगा तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट को प्री अप्रूव किया जाएगा, ये जो कमेटी बनाई गई है इसके द्वारा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से फीस वृद्धि नहीं हुई थी। प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में अभी भी फीस काफी कम है, यह बहुत जरूरी हो गया था। प्रशासन की तरफ से छात्रों के खिलाफ 3 FIR कराई गई है। छात्रों का कहना है कि 400% की वृद्धि मंजूर नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आदर्श भदौरिया ने सोमवार को आत्मदाह की कोशिश कर सबको हैरान कर दिया। शुक्र है कि ये कोशिश नाकाम रही। आदर्श का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर जाकर उनको परेशान किया। क्या मैं अपराधी हूँ या मैं छात्र हूँ? यदि मैं छात्र हूँ, यदि मैं सबके सामने हूँ, तो पुलिस प्रशासन का भारी तबका मेरे घर पे क्यों छापा मार रहा है? मेरे बुजुर्ग पिताजी को क्यों परेशान किया जा रहा है? मेरे बुजुर्ग पिताजी को क्यों हरासमेंट किया जा रहा है कि अगर आप अपने बच्चे को इलाहाबाद से नहीं निकालेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्यों उन पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैं छात्र हितों की लड़ाई लड़ना अपराध है? क्या फीस वृद्धि जो बढ़ाई गई है निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई लड़ना अपराध है? यदि अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के 2 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं। छात्र हताश हैं कि विश्वविद्यालय उनकी बात नहीं सुन रहा। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रशासन को शर्मिंदा करने की कोशिश की। देखिए, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति मैम का विरोध कर रहे हैं। कल आपके ही न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि वापस नहीं होगा, तो आज हम लोग भैंस के आगे बीन बजा करके जो उनकी भैंस की तरह सद्बुद्धि हो गई है, उस बुद्धि को हम लोग सद्बुद्धि में परिवर्तन करने के लिए आज बीन बजा के विरोध प्रदर्शन किया है। हम भी कहते हैं कि फीस वृद्धि जरूर वापस होगी, जब तक वापस नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जाएगी। आज अगर फीस 4000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी तो मैं स्वयं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा भाई नहीं पढ़ पाएगा जो एक किसान का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है। इधर विश्वविद्यालय ने रुख सख्त कर लिया है। छात्रों के खिलाफ 3 FIR दर्ज कर ली गई है। छात्र नेता जो है यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर जो है वो आंदोलनरत हैं। कल कुछ छात्रों ने छात्र भवन पर जो गेट पर लगा ताला कर छोड़ दिए थे, जिससे वहाँ असहज की स्थिति पैदा हो गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक तहरीर दिया है जिस पर जो है 10-12 नामजद और 10-15 जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। या तो आप हट गए। सोमवार को आत्मदाह की कोशिश के बाद पुलिस ने छात्रों को हटा दिया। शांति भंग की सूचना थी, यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार इस तरह का बताया जा रहा था और आज इन्होंने आत्मदाह का भी प्रयास, कुछ इस तरह का सूचना मिला है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई और इस तरह का जो गलत इनके द्वारा किया गया था उसके संबंध में इनको यहाँ से हटाया गया। यहाँ से जो लोग हट नहीं रहे थे, पहले इनको बताया गया कि शांतिपूर्वक, आपका इसका कोई परमिशन वगैरह नहीं लिया गया था, आप यहाँ से हट जाइए। इनको टाइम दिया गया, उसके बाद अगर कोई रुका है तो उनको सिर्फ डिटेन किया गया। आप लोग या तो यहाँ से स्वयं हट जाएं। आपकी ये असेंबली विधि पूर्ण नहीं है। आपने ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई अनुमति ली है, ना तो अन्य कोई आपके पास अनुमति है। आप यहाँ अविधिक रूप से यहाँ पे धरना प्रदर्शन और अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह जैसा घोर अपराध अपने ऊपर कारित कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए फीस वृद्धि एक मुद्दा तो है ही, लेकिन एक डर विश्वविद्यालयों के बदलते चरित्र का है, जो तेजी से व्यावसायिक शिक्षाकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे उन्हें लगता है कि आम और गरीब छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। गुजरात के IPS ऑफिसर सतीश चंद्र वर्मा को सेवानिवृत्त होने से पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने वर्मा से कहा कि इस दौरान वे दिल्ली हाईकोर्ट में बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। वर्मा 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी फिलहाल की पोस्टिंग तमिलनाडु कोयम्बटूर में CRPF में IGP के पद पर है। इशरत जहां मुठभेड़ मामले की जांच करने के लिए गठित विशेष जांच दल SIT का नेतृत्व गुजरात कैडर के IPS अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा ही कर रहे थे। सरकार ने 30 अगस्त को आदेश जारी कर दिया।
विभागीय कार्रवाई से संबंधित आधारों पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वर्मा के खिलाफ 1 साल तक कोई त्वरित कदम ना उठाए जाएं, इसलिए केंद्र सरकार ने उनकी बर्खास्तगी की सूचना हाई कोर्ट को दी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंजूरी दी। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया है कि यह मंजूरी कोर्ट के आदेश तक अंतिम रूप से लागू नहीं होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार पेंशन की पुरानी व्यवस्था बहाल करने जा रही है। पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाली की शुरुआत कांग्रेस की राज्य सरकारों ने की। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल कर दी। हाल ही में झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने यह व्यवस्था लागू की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन को लेकर मांगे उठ रही हैं। गुजरात में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं। वहां भी सरकारी कर्मचारी इसके लिए जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं। पेंशन मिले, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है सरकारी कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप के हिंदू मुस्लिम डिबेट से बाहर आ रहे हैं, अपना बुढ़ापा खराब होता देखने लगे हैं। उम्मीद है आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मैं चीता की बात कर रहा हूं, आपके बुढ़ापे की नहीं। आप ब्रेक ले लीजिए। क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कथित रूप से वीडियो वायरल नहीं हुआ? पुलिस का कहना है कि छात्रा ने अपने अलावा किसी और का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्र इस दावे को नकार रहे हैं। पंजाब सरकार ने इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है। सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं। सोमवार तड़के सुबह तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में धरना प्रदर्शन करते रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मनाने के बाद छात्रों ने बड़ी मुश्किल से अपना धरना खत्म किया। धरना खत्म होते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शनिवार तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी। सुबह होते ही हॉस्टल में रह रहे ज्यादातर छात्र अपने घर चले गए। छात्राओं का कहना है कि उनके अभिभावक परेशान हैं और वो इस पूरे मामले के बाद यूनिवर्सिटी में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हॉस्टल में भी सेफ नहीं है और बाहर घर वालों ने ये बोला था कि हॉस्टल में सेफ रहोगे इसलिए हॉस्टल लो, तुम बाहर मत लो। लड़कियों के मामला है तो डरे हुए तो होंगे ही ना सबके पेरेंट्स। हम खुद भी थोड़े थोड़े डरे हुए हैं वैसे भी। आप लोगों को किस बात से डर है? यही कि जो हुआ है वो सच है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है अगर वो सच है तो, और अगर वो झूठ है तो आगे अब आइडिया तो मिल गया ना लोगों को, क्या पता आगे कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश कर ले तो और बुरा हो जाएगा ना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कहना है कि छात्रों का ये आरोप पूरी तरह गलत है कि एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की ने लगभग 60 लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाया है। लड़की ने सिर्फ अपना वीडियो बनाया जो उसने शिमला में अपने बॉयफ्रेंड को भेजा। सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी एमएमएस है, कोई वायरल है, क्योंकि वो है ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसकी आप एमएमएस की बात कर रही हैं वो नहीं है, र्यूमर है। अफवाह ये भी उड़ी कि कई लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की जिसे पुलिस ने बेबुनियाद बताया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो एम्बुलेंस का पता किया कि एम्बुलेंस में कौन गया क्या हुआ, तो मेरे आने के बाद भी 1.5-2 घंटे बाद कम से कम यहाँ 6-7 एम्बुलेंस आई, क्योंकि हर आधे घंटे 20 मिनट बाद कोई ना कोई लड़की फेंट हो रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सफोकेशन थी, ह्यूमिड था। छात्रों का असंतुष्ट देख पंजाब सरकार ने पुलिस की एडीजी लेवल के अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस ने छात्रा के अलावा उसके बॉयफ्रेंड सन्नी मेहता और सन्नी मेहता के दोस्त रंकज वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। कुछ अफवाह है तो कुछ तथ्य भी। तथ्य ये है कि किसी भी लड़की का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई सवाल भी हैं। अगर लड़की ने सिर्फ अपने वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेजे तो वो कानूनन अपराध नहीं है, तो फिर उस लड़की को क्यों गिरफ्तार किया गया है? पुलिस ने उसकी रिमांड क्यों ली है? ऐसे तमाम सवाल हैं। फिलहाल कोशिश यही कर रहा है प्रशासन की अफवाह और ना फैलें, इसलिए शनिवार तक छुट्टी कर दी गई है और एसआईटी अपनी जांच कर रही है और ये भी कोशिश कर रही है कि क्या
इन दोनों लड़के, जो बॉयफ्रेंड है और उसका दोस्त है, क्या वो इस लड़की को अपने वीडियो भेजने के लिए ब्लैकमेल करते थे? चंडीगढ़ से सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।